हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, आज की पहली न्यूज, बिहार में ब्रिज जो है कोलैप्स हो रहे हैं। आप ये देखो, पिछले 15 दिन में बिहार में 10 ब्रिज जो है कोलैप्स होके नीचे गिर गए हैं। ताश के पत्तों की तरह ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो रहे हैं और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो ऐसा अचानक बिहार में क्या हुआ कि इतने सारे जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो रहे हैं। तो टॉपिक वन, बिहार ब्रिज क्राइसिस, 10 collapse in 2 weeks. Bihar faces a infrastructure crisis as 10 bridges collapse in within 2 weeks. टाइमलाइन ऑफ ब्रिज कॉलेप्स, कहाँ कहाँ कॉलेप्स हुए हैं? तो जून 18 से शुरुआत हुई, फिर जून 28, जून 29, तो लगातार जो है बिहार में ब्रिज कॉलेप्स हो रहे हैं। फर्स्ट ब्रिज 18 जून को कॉलेप्स हुआ। 28 जून को 150 साल पुराना ब्रिज जो है कॉलेप्स हुआ है सारण डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद में 29 जून को दूसरा ब्रिज जो है कोलैप्स हुआ है सारण डिस्ट्रिक्ट में, जो सरैया और सतुआ पंचायत को कनेक्ट करता है। तो जब भी ब्रिज कोलैप्स होता है तो दो जगह के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। लोग जो है जा नहीं पाते या उनको कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है। तो एक बड़ा सीरियस इशू है ये। उसके बाद आप ये देखो कि मेनली बिहार में जो 10 ब्रिज कोलैप्स हुए हैं वो आए हैं किशनगंज से, अरारिया, ईस्ट चंपारण और मधुबनी, ये मेन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। तो सडनली ऐसा क्या हो रहा है कि ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं। एक ब्रिज तो आपने देखा कि 150 साल पुराना था, वो कोलैप्स हो गया, तो चलो इतना हमें ये लगता है कि यार बहुत पुराना है, गिर गया होगा। बाकी ब्रिज के कोलैप्स होने के रीजंस क्या क्या है? तो एज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पुराने हैं ब्रिज, एक कारण ये बताया जा रहा है। तो मेनी कॉलेप्स ब्रिज वर ओल्ड, सम वर ओवर सेंचुरी ओल्ड, इंडिकेटिंग पोटेंशियल स्ट्रक्चर फैटिग। तो चलो, वियर और टीयर बहुत पुराना हो गया, गिर गया, एक कारण ये है। दूसरा, मेंटेनेंस इशू, मेन जो इशू रहता है वो मेंटेनेंस का रहता है। ब्रिज को लगातार जो है मेंटेनेंस करना पड़ता है, कहीं पे क्रैक आ गया, कहीं पे दरार आ गई, उसको भरना पड़ता है और उसके पिलर्स को रेगुलर मॉनिटरिंग करनी रहती है। इंडिया में ब्रिज कोलैप्स होने का बड़ा रीजन जो है मेंटेनेंस है। तो प्रॉपर मेंटेनेंस और टाइमली रिपेयर का एक बहुत बड़ा इशू है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो भी कहीं कुछ हद तक आप ये कह सकते हो, अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बिहार में, या ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बहुत पड़ रही है, तो एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव हीट, ये कुछ फैक्टर है जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं ब्रिजेस को। और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि पुराना ब्रिज से कोलैप्स हो गए वो ठीक बात है, नए बने हुए ब्रिज जो है कैसे कोलैप्स हो रहे हैं? तो पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और मे बी अगर पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी नीड टू बी एंश्योर्ड, देयर माइट बी इशू ऑफ करप्शन आल्सो। तो कुल मिला के ब्रिज कोलैप्स क्यों हो रहे हैं? ब्रिज पुराने हैं, पहला। दूसरा, मेंटेनेंस बहुत पुअर है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुअर है। और एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। ये चार कारण जो है बताए जा रहे हैं। अभी डिटेल कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, वो रिपोर्ट आने के बाद हमें एग्जैक्ट और जो है सही कारण जो है पता लग जाएंगे। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या है, सरकार ने क्या किया है? तो हाई लेवल मीटिंग की है कि सडनली ऐसा क्या हो रहा है कि ताश के पत्तों की तरह जो है ब्रिज जो है लगातार गिरे जा रहे हैं। इंस्पेक्शन के ऑर्डर दिए हैं, पॉलिसी रिव्यू किया है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की बात कही गई है। तो ये था बिहार में ब्रिज कॉलेप्स का इशू है। और फ्यूचर के रिकमेंडेशंस क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होनी चाहिए, सेफ्टी ऑडिट। तो थ्रू आउट द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार संपूर्ण राज्य में जितने भी ब्रिज है सबकी सेफ्टी ऑडिट कराओ। कौन ब्रिज जो है कितनी पुअर कंडीशन में है, क्या ये कोलैप्स हो सकता है, क्या इससे कितने लोगों की जान माल को खतरा है, वो सारी चीजें जो है सेफ्टी ऑडिट में आ जाएगी, वो करना बहुत जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन प्लान, तो ब्रिज का मेंटेनेंस और रिपेयर और उनका मॉडर्नाइजेशन, रेट्रोफिटिंग, ये सारी चीजें जो है एक जरूरी एरिया है जो किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी मेजर्स और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, तो अगर ब्रिज जो है कोलैप्स हो जाता है, लोग उसके नीचे दब जाते हैं, तो स्टेट की प्रिपेयर्डनेस क्या है, तैयारी क्या है, ये सारे इशू। तो रिकमेंडेशन में हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिज की सेफ्टी ऑडिट कराओ, पहला तो पूरे स्टेट में।
दूसरा, ब्रिज का रिपेयर और मेंटेनेंस कराओ और ब्रिज का मॉडर्नाइजेशन करो। तीसरा, अगर ये सब करने के बाद भी ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं तो क्या करना है, प्रिपेयर्डनेस, तैयार रहो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सारी टीम तैयार रहे। तो ये सारे इशू जो है आप रिकमेंडेशन में या सजेशन में, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक, FMGE एग्जामिनेशन पेपर लीक्ड ऑन टेलीग्राम। तो केरल में आप ये देखो दोस्तों, रीसेंट टाइम में पेपर लीक के कितने सारे इश्यूज आ रहे हैं। नीट का जो पेपर है उसमें इरेगुलरिटीज के इश्यू आ रहे हैं, फर्स्ट रैंक पर 67 लोग हैं। इसके अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीट पे फर्स्ट रैंक पर इतने सारे टॉपर है, 2 या 3 या 4 टॉपर हो सकते हैं, 67 टॉपर इंटरेस्टिंग और आश्चर्यजनक और सरप्राइजिंग। दूसरी बात, जो है नीट में मार्क्स जो आते हैं 720 आते हैं, उसमें से कुछ बच्चों के 718 और 19 मार्क्स है जो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पॉसिबल नहीं है। तीसरा, एक ही एग्जाम सेंटर से 8 टॉपर आए हैं, वो भी अजीब लगता है कि इतने सारे टॉपर का एग्जाम सेंटर एक ही आया क्या है। और उसके बाद में आप ये देखो, लगातार नीट के केस में जो है नकल कराई गई है, गिरोह का भंडाफोड़ हो रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो नीट का केस। दूसरा, यूजीसी नेट का जो एग्जाम का है वो कैंसल हो गया था, आपको ध्यान हो तो। उसके बाद में नीट का पीजी का जो एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम है, वो एक दिन पहले कैंसिल हो गया। अब ये एक नया केस आया है कि केरल में एफएमजीई का जो एग्जामिनेशन होता है, एफएमजीई का मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ केरला कराती है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, इस एग्जाम का 6 जून को पेपर था, यानी कल पेपर है। लेकिन इसका पेपर सोशल मीडिया पे आराम से सर्कुलेट हो रहा है, टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। तो केरल गवर्नमेंट ने अब पेपर इतना आसानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल कैसे रहे हैं। बच्चे जो है सालों तक एग्जाम की तैयारी करते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन कर लो, अगर नीट एग्जाम की बात करो, नीट एग्जाम में अगर कोई तैयारी कर रहा है और उसने साल भर लगाया है, तो बड़े इंस्टीट्यूट की नीट की जो फीस है वो साल भर की फीस जो है 1,70,000 1,75,000 के आसपास, तो 1,25,00,000 रुपए तो फीस होती है। फिर अगर वो कोटा में जाके कोचिंग कर रहा है तो उसका महीने का रहने का खर्चा ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज, 10,000 तो फिर भी मैं कम कह रहा हूँ, 10,000 रुपए के आसपास महीने का रहने का खर्चा, और बहुत सारे खर्चे। तो रहने का जो खर्चा है वो मान लो कि 1,50,000 रुपए उसको साल भर में रहने करने का लगा, 2.25 लाख रुपए उसके कोचिंग के लगे, तो कम से कम 4 या 5 लाख रुपए एक साल की कोचिंग पर घर से बाहर रह के कोचिंग करने पे खर्च होता है। चलो ये तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हुआ। दूसरा, जिसने तैयारी की उसने सीरियसली तैयारी की होगी, उसने 8-10 घंटे रोज पढ़ा होगा, उसके साल भर की मेहनत। तीसरा, उसका करियर एस्पिरेशन या फ्यूचर, कि मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे एमएस में एमएस करके इस फील्ड में जाना था, उसके ड्रीम, उसके एस्पिरेशंस। और ऐसे कितने कोई लाख बच्चों के ड्रीम और एस्पिरेशन टूट जाते हैं जब उनको ये पता लगता है कि पेपर में तो नकल कराई गई है। और ये जो सेटबैक है वो हमेशा दिमाग में रहता है। तो यहाँ पर ऐसा ही केस हुआ है कि पेपर आराम से टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या की बात की जाए तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो पेपर लीक होते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पर हम एक वीडियो भी लाएंगे जो डिटेल में एनालिसिस करेगा कि इंडिया में पेपर लीक का जो इश्यू क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। इस पर हम एक डिटेल में वीडियो लाएंगे, हाईली एडिटेड वीडियो, जिसमें बहुत सारे ग्राफिक्स, इमेजेस, डेटा और फैक्ट और काफी सारे रिसर्च हम करके उसको प्रेजेंट करेंगे, तो भी आप जरूर देखें। तो लीगल एक्शन और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, तो केस रजिस्टर किया गया है, एफआईआर रजिस्टर है अलग अलग ग्रुप के ऊपर। और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, तो हाल ही में हमारी संसद में पास हुआ है कि नकल करने के खिलाफ जो है या पेपर लीक के खिलाफ जो है ये एक्ट लाया गया है। इस एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ये बिक रहा था, तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना और सोशल मीडिया पर पेपर सर्कुलेट हो कैसे जाते हैं, उस मीडिया प्लेटफॉर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारे इशू, साथ ही साथ फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, ये सारे जो है इश्यूज आ गए हैं।
तो एक नया पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो तैयारी है वो निल हो गई। टॉपिक नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी। तो दोस्तों आपने केस पढ़ा होगा, जब पिछले इलेक्शन में जो बिडेन जीते थे यूएसए में, वो प्रेसिडेंट बने थे, उसमें अगेंस्ट में, जो बिडेन के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप वो चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोअर्स थे वो बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में यूएस की कैपिटल में पहुंच गए और वहां जाके इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए और एक तरीके से ऐसा लगा कि चुनाव हारने की फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर ने पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है कि हम चुनाव हार कैसे गए, और ये सारा एक बड़ा इशू आया था। उस इशू में केस चल रहा है यूएसए के कोर्ट में और ऐसा लग रहा था केस में कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन केस ने यू टर्न लिया है और डोनाल्ड ट्रंप को इम्यूनिटी दी गई है कि वो प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट को क्योंकि इम्यूनिटी मिलती है तो उस केस में डोनाल्ड ट्रंप को इम्यूनिटी दी गई है। केस में फर्दर डेवलपमेंट बाद में होगा, लेकिन फिलहाल ये केस जो है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर अभी जो यूएसए में इलेक्शन चल रहे हैं, जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो चुनाव होने के बाद ही इस केस में कुछ डेवलपमेंट होगा और डोनाल्ड ट्रंप जो है आसानी से चुनाव लड़ जाएंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है 2020 के इलेक्शन में। इंटरफेरेंस एलिगेशन ऑफ ट्रंप अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद 2020 इलेक्शन रिजल्ट will be analyzed under new immunity. January 6 Capitol attack. January 6, 2021 attack on Capitol will be scrutinized to determine if they fall under political unofficial act. ट्रायल कोर्ट एनालिसिस करेगी। तो कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोअर का जो अटेम्प्ट था ये जनवरी 2021 का, उसको देखा जाएगा कि ये एक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल कैटेगरी में हुआ है या ऑफिशियल कैपेसिटी में हुआ है या अनऑफिशियल कैपेसिटी में हुआ है। जब भी अगर आपको ध्यान हो तो प्रेसिडेंट को सर्टेन इम्यूनिटी दी गई है भारत में भी और यूएसए में भी। जब ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट कुछ डिसीजन लेते हैं और तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उनको इम्यून किया जाता है, यानी कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले में कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस मैटर की इंक्वायरी हो रही है कि क्या ये ऑफिशियल कैटेगरी में किया गया था या अनऑफिशियल कैटेगरी में किया गया था और उसको इम्यूनिटी वाला एंगल देखा जा रहा है। तो द रीसेंट मेजोरिटी रूलिंग बाय यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हैज इग्नाइटेड a fierce debate about balance between executive power and rule of law। यानी कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया है जो 6-3 से पास हो गया है, 6/3 से। ये कहा गया है कि प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। इससे डिबेट हो गया है कि जब क्या आप प्रेसिडेंट हो तब क्या आप कुछ भी कर सकते हो, जब आप प्रेसिडेंट हो तब क्या आप चुनाव के रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हो, जब आप प्रेसिडेंट हो तब क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर सकते हो। एक बड़ा मुद्दा जो है सामने आ रहा है। 6-3 से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में ये मैटर गया है। तो क्वेश्चनिंग द नेसेसिटी ऑफ इम्यूनिटी, क्या जरूरत पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को इम्यूनिटी देने की जबकि वो एक्ट जो था अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। अकाउंटेबिलिटी कंसर्न, उस एक्ट के लिए जिम्मेदार या रेस्पॉन्सिबल कौन था, ये एक बड़ा इशू है। अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, किसने कराया वो और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। पोटेंशियल फॉर अब्यूज, अगर इस तरीके से इम्यूनिटी दी गई कि जब चुनाव के रिजल्ट को राष्ट्रपति चैलेंज कर रहे हैं अपने सपोर्टर के थ्रू, तो ये अपनी पावर को अब्यूज कर सकते हैं या मिसयूज कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा इशू है। और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये काफी सारे मुद्दे जो है इस टॉपिक में सामने आ रहे हैं। फर्दर जैसा ही डेवलपमेंट होगा हम इस को और डिटेल में कवर करेंगे। ये था टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 4, द रिसर्जेंस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस। पोलियो को हम सभी जानते हैं, ठीक है। पोलियो वायरस जब किसी को लग जाता है तो आपको ध्यान है कि दिव्यांग बन जाते हैं, उनको पाँव में चलने में तकलीफ, ये सारा इशू जानते हैं। पूरे देश में आप
पल्स पोलियो कैंपेन के बारे में जानते हो। भारत में से तो पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अभी दुनिया में सिर्फ 2 देश है जहां पोलियो के केसेस आ रहे हैं, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान में केसेस और अफगानिस्तान में केस आने कम हो गए थे, लेकिन सडनली पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से केसेस बढ़ने लग गए हैं। पूरे वर्ल्ड का ये टारगेट है कि 2026 तक पोलियो के केसेस को पूरी दुनिया से खत्म करना है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बढ़ने वाले केसेस की वजह से पूरे वर्ल्ड में चिंता फैल गई है कि वाइल्ड पोलियो वायरस जो है दोबारा वर्ल्ड में फैल नहीं जाए। ये इशू है टॉपिक नंबर 4। सो वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1 is facing a critical challenge as cases are increasing in Pakistan and Afghanistan. So only 2 country where the disease remain endemic, यानी 2 देश है जहां पर ये बचे हुए हैं पोलियो वायरस के केसेस और वहां केसेस बढ़ रहे हैं। करंट जो है सिचुएशन क्या है, 2020 में लिमिटेड प्रोग्रेस है, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान 2020 में केस कम आए थे या नहीं आ रहे थे। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 केस आए थे और पाकिस्तान में 20 केसेस आए थे, तो इनसिग्निफिकेंट, बहुत कम केसेस थे। 2023 में अगेन केस इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों कंट्री ने 6 केसेस रिपोर्ट किए हैं 2023 में। 2024 में अफगानिस्तान से 6 केस आ गए हैं, पाकिस्तान से 5 केस आ गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ केसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक ये सीरियस इश्यू हो सकता है, क्योंकि वी आर टारगेटिंग दैट बाय 2026 पोलियो विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड। तो ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये हमारा पोलियो वायरस का केस। टॉपिक नंबर 5, रोहिंग्या। म्यांमार में बेसिकली जो शासन है अभी वो है मिलिट्री जनता का। मिलिट्री जनता का मतलब म्यांमार में देश का जो शासन है वो सेना के हाथ में है, तो मिलिट्री जनता का। क्योंकि म्यांमार में अगर आपने सुना हो तो डेमोक्रेसी के तहत चुनाव हुए थे और ओंग सॉन सू की आपने सुना होगा, तो सू की जिनका नाम सुना होगा वो डेमोक्रेसी की फाइटर थी और बाद में म्यांमार में चुनाव हुए, वो प्रेसिडेंट बन गई है ना। लेकिन जो मिलिट्री ने उनको जेल में डाल दिया, उनके सारे सपोर्टर्स को जेल में डाल दिया और सारी सरकार अपने हाथ में ले ली। तो ये जो डेमोक्रेटिक फाइटर है पहले शांतिपूर्ण तरीके से फाइट करते थे मिलिट्री के खिलाफ, लेकिन रिसेंट टाइम में इन लोगों ने, किसने, डेमोक्रेटिक फाइटर्स ने, उन्होंने अपना एक अलायंस बना लिया ट्राइबल ग्रुप्स के साथ। तो डेमोक्रेटिक फाइटर प्लस ट्राइबल ग्रुप है म्यांमार में रिसेंट टाइम में लड़ रहे हैं, किससे, मिलिट्री जनता से, जिनके हाथ में देश का शासन है। ये जो डेमोक्रेटिक फाइटर है और ट्राइबल है, उन्होंने काफी सारा एरिया जो है म्यांमार में जीत लिया है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में एक कम्युनिटी है, उसका नाम है रोहिंग्या, वो बुरी तरीके से पिस रही है। रोहिंग्या का इशू बहुत बड़ा है म्यांमार में और ये इशू जो है दोबारा हाईलाइट हो गया है। तो रोहिंग्या क्राइसिस है ट्रेजिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जहां थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्या पीपल जो है उनको म्यांमार में सिटीजनशिप नहीं दी गई है, तो बहुत सारे अत्याचार होते हैं, वो रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं और कई बार सेना के अत्याचार से वो डर के भाग के देश को छोड़ के चले जाते हैं। तो रोहिंग्या इशू दोबारा हाईलाइट हो गया है। हु आर रोहिंग्यास? तो बेसिकली ये एथनिक माइनॉरिटी, रोहिंग्यास आर एथनिक माइनॉरिटी, यार मुस्लिम एथनिक। म्यांमार में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, मुस्लिम वहां माइनॉरिटी। म्यांमार में ऐसा माना जाता है कि रोहिंग्या जो है ओरिजिनली जो है म्यांमार की जनता नहीं है, ये लोग तो बांग्लादेश से वहां पर म्यांमार में गए हैं। तो ये इनको माना जाता है कि ये तो बाहरी लोग हैं और ये हमारे यहाँ आकर रहने लग गए। म्यांमार में एक प्रांत है जिसका नाम है राखीने, राखीने में रोहिंग्या लोग रहते हैं। क्योंकि इनको म्यांमार में मेजोरिटी लोग ऐसा मानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं, तो इनको सिटीजनशिप नहीं दी गई है, इनको बेसिक राइट नहीं दिए गए हैं, इनको राशन कार्ड या गवर्नमेंट जो है जॉब में इनके लिए जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो कुल मिला के इन पर काफ़ी सारे इनको बेसिक राइट्स नहीं दिए गए हैं और इन पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, कई बार इनको मार के भगाया जाता है और ये लोग जो है रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मिलिट्री ने इनके ऊपर इतने अत्याचार किए हैं कि लाखों की संख्या में ये देश छोड़ के चले गए हैं। तो
स्टेटलेस पॉपुलेशन कहा जाता है, राखीने प्रोविंसेस में वैसे ये रहते हैं और बहुत ज्यादा अत्याचार इनके ऊपर होता है। 2017 की बात है कि राखीने स्टेट जहां पर रोहिंग्या लोग रहते हैं उन पर इतने ज्यादा अत्याचार हुए कि 7,42,000 रोहिंग्या लोग जो है वो बांग्लादेश भाग गए, म्यांमार छोड़ के वो बांग्लादेश चले गए। इनमें से कुछ रोहिंग्या इंडिया भी आ गए थे। तो एक बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू हो गई थी। कॉक्स बाजार, कॉक्स बाजार जो है बांग्लादेश में एक जगह है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में रिफ्यूजी रहते हैं, टेंट में रहते हैं, उनके पास खाने की रोटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है और बहुत बुरी कंडीशंस में वो रहते हैं। कॉक्स बाजार बांग्लादेश में लोकेटेड है। ये रोहिंग्या का इशू है। रूट कोज क्या है? तो हिस्टोरिकल टेंशन है राखीन स्टेट में, इनको सिटीजनशिप नहीं दी गई है और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इन लोगों के खिलाफ। ये प्रॉब्लम का, ये समस्या का जड़ है। और इंटरनेशनल रेस्पॉन्स क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मानवीय सहायता दी है इनको, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया है म्यांमार के ऊपर और लीगल एक्शन जो वेरियस बॉडीज है जैसे यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने कहा है कि अगर आपने इनके ऊपर अत्याचार किए म्यांमार की जो है मिलिट्री ने, तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो ये था रोहिंग्या का इशू। आज के पेपर के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने कवर किए हैं। थैंक यू वेरी